युवाओं को रोजगार मिले और रोजगार के अवसर तलाशे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको रोजगार से जोड़ सकें। प्रत्येक 2 महीने पर कम से कम इस तरह के रोजगार मेला का आयोजन करेंगे। नौकरी तो मिल गई, ऑफर लेटर मिल गया, लेकिन कंपनी जो है उनको रखी या नहीं रखी, आखिर क्या हुआ? बेहतरी के लिए वहाँ छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो वापस भी लौट जाते हैं, जिनको उतना काम करना पसंद नहीं है। 6 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड भी किया गया था है ना इससे पहले, और उस 6 में से 4 को फिर ब्लैक लिस्टेड से हटा भी दिया गया। केवाईपी से स्किल्ड युवा को सही से रोजगार मिले, ये कैसे संभव होगा? सिर्फ पेपर में काम ना हो, ग्राउंड पे भी सिर्फ काम पेपर में काम ना हो। जो 6 कंपनियां थी, फिर उनको बाद में ब्लैकलिस्ट से क्यों हटाया गया, और इसमें इस मामले पर कार्रवाई किसके ऊपर हुई? अगर ऐसा किया होगा तो जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। चर्चा हो रही थी, लोगों ने बताया कि पिछले जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने इस कंपनी को 6 महीने का वेतन भी रोका था। अगर गड़बड़ी करने वाले पकड़े जाएंगे तो वो बख्शे भी नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, बिहार की नई सरकार यानी कि सम्राट चौधरी की सरकार जो है, नौकरी पर, पलायन पर, रोजगार पर ज़्यादा जोर दे रही है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं तमाम बिहारियों से कि अब बिहार लौटने का समय आ गया है, आपको रोजगार हम यहीं पर दिलाएंगे, आपको आपकी स्किल डेवलप यहीं पर करेंगे। और वो महत्वपूर्ण जो विभाग है, युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग, इसकी जिम्मेदारी मिली है अरुण शंकर प्रसाद जी को। अरुण शंकर प्रसाद जी आज हमारे साथ हैं। सर, आपका तो मंत्रिमंडल का लंबा अनुभव भी है, और आपको इस बार नई विभाग की जिम्मेदारी दी गई है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ना सर? तो आपके विभाग का रोडमैप क्या है, आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, और अभी तक कितने युवाओं को आप लोगों ने रोजगार दिया है? देखिए, मुझे जो जवाबदेही मिली है उसमें पहला है श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, और दूसरा जो उसके साथ विभाग है वो है युवा रोजगार एवं कौशल विभाग। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों एक ही विभाग था। हाँ। केवल युवा जो है वो आर्ट एंड कल्चर से आकर अलग एक विभाग की स्थापना की गई है। अलग विभाग बनाने का अपना एक महत्व है, और सबसे बड़ा महत्व है कि जब हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि हम 1 करोड़ युवाओं को 25 से 30 में रोजगार देंगे, तो ऐसे में रोजगार को इंडिपेंडेंट एक अलग डिपार्टमेंट होना बहुत जरूरी है। और इसलिए वो दिसंबर में बना अलग 4 विभाग बने थे, जिसमें हाँ, ये भी था युवा रोजगार और कौशल विकास, विकास, जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई। मुझे उसकी जिम्मेदारी मुझे 7 मई को शपथ ग्रहण के बाद मिली है। और तब से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले और रोजगार के अवसर तलाशे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको रोजगार से जोड़ सकें। और उसके लिए हमने सबसे पहले इसी मई के महीने में ही 25, 26 और 27 को ज्ञान भवन में एक बड़ा रोजगार मेला का आयोजन करके जी जिसमें आपको पता है कि 62,000 युवा उस पोर्टल पर अपना आवेदन दर्ज किए थे जी सर। और उसमें से 25-30 हजार युवा प्रत्यक्ष रूप से वहाँ 3 दिनों में उनकी उपस्थिति हुई, मौजूद थे वहाँ, जिसमें से 10,882 लोगों को रोजगार हमने रोजगार से जोड़ा, केवल हेल्थ सेक्टर के माध्यम से, सिर्फ हेल्थ सेक्टर के माध्यम से। और उसी में हम लोगों ने निर्णय भी लिया कि प्रत्येक 2 महीने पर कम से कम इस तरह के रोजगार मेला का आयोजन करेंगे, जिसका व्यापक प्रभाव रोजगार के क्षेत्र में हो और लोगों को रोजगार मिल सके। सर, ये हर अलग अलग जिलों में इस मेला का आयोजन होता है? हर जिले में नियोजन पदाधिकारी हमारे वहाँ साप्ताहिक रूप से महीने में 4 बार नियोजन के लिए नियोक्ताओं को आमंत्रित करते हैं और युवाओं को उसमें बुलाते हैं, और उनके हिसाब से कुछ न कुछ प्लेसमेंट उसमें लगातार होते रहता है। मैं गया था
एक दो जिले में, और समीक्षा के दौरान देखा कि लगभग साल भर में 3-3 हज़ार के आसपास, 2,500 3,000 युवाओं को वहाँ भी रोजगार दिया जा रहा है, जिसमें रोजगार मेला भी लगाया जाता है और जिला स्तर पर और साप्ताहिक रोजगार का सृजन भी किया जाता है, साप्ताहिक रूप से उसकी होती रहती है। सर, यहाँ कुछ सवाल मेरे मन में आया है, मैं पूछ लेता हूँ। सर, रोजगार मेला का आयोजन हुआ, जैसे आपने बताया कि 10,000 से ज़्यादा जो है पटना में रोजगार मेला के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया गया। तो सर, इसका कोई सत्यापित प्रमाण विभाग के पास रहता है कि अगले मतलब जो ज्वाइनिंग लेटर मिला, नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला, उसके बाद उसको विभाग वेरिफिकेशन करता है क्या? उनका जैसे कि बैंक खाते का वेतन का रिकॉर्ड उनके मतलब 6 महीना में उनके पास सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है या नहीं हो रही है, वो देखना है। इसके अलावा ESIC होता है, जो कि PF कट रहा है कि नहीं कट रहा है। क्या होता है कि बहुत बार मतलब ऐसे भी होते हैं कि नौकरी तो मिल गई, ऑफर लेटर मिल गया, लेकिन कंपनी जो है उनको रखी या नहीं रखी, आखिर क्या हुआ, इसको आप लोग कैसे ट्रैक करते हैं? देखिए, इसमें विभाग उसको ट्रैक करती है और हमने ये भी जानकारी जिलों में भी जाकर प्राप्त किया कि उसमें से हमारा रुकने वाले नियोक्ताओं के पास जो रह गए वो कितने होते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि जो रोजगार के लिए जाते हैं, एक तो जो राज्य के बाहर जाते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि हमको अपने जिले के अंदर रोजगार मिले, अपने शहरों में रोजगार मिले। जी। और बेहतर की तलाश युवा हमेशा करते हैं। तो कुछ तो बेहतरी के लिए वहां छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो वापस भी लौट जाते हैं, जिनको उतना काम करना पसंद नहीं है या उनका जो वेतन है वो उनके लायक नहीं लगता है। तो अनेक कारणों से उसमें से एक बड़ी संख्या होती है जो लौटती भी है। हाँ। लेकिन हम फिर से उसको कोशिश करते हैं कि दूसरी जगह जहां वो जाना चाहे उसके लिए अन्य फिर रोजगार मेला के माध्यम से उनको बुलाकर भेजने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ एक जो हम लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर जो है वो अपने शहर में काम करने का ज़्यादा है। इसलिए हमने ये भी प्रयास किया है कि जो हमारा ITI से निकलने वाले युवा हैं उनको अपने शहरों में जितने मॉल हैं, जितने प्रतिष्ठान हैं, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं जो उनको बाध्य करें कि वो हमारे युवाओं को ही, कौशल युक्त जो युवा हैं उनको वो ज़्यादा रखें। और KYP के माध्यम के माध्यम से भी इस काम को हम लोग कर रहे थे। अभी ये थोड़ा सा KYP में कुछ समीक्षा होनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, और उसके बाद गड़बड़ी थोड़ी बहुत पाई गई, उसके कारण भी, और उसमें और बेहतर सुधार के लिए भी। बेहतर सुधार का मेरा अर्थ है कि उसको डायरेक्ट कैसे हम रोजगार से जोड़ें। अभी तो हम है कि उसको कंप्यूटर की शिक्षा देकर छोड़ देंगे में तो लेकिन उससे हमारा रोजगार का देने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो एक तो है कि उसको हम कैसे, जो वहाँ हमारे शहर के अंदर मॉल है, प्रतिष्ठान है, उनके मालिकों को नियोक्ता के रूप में हम बाध्य करें कि आप इसमें से ही रखें। उनसे भी हम परामर्श करेंगे बिहार आपको कैसा चाहिए। बिहार स्टार्टअप से भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि बिहार स्टार्टअप पर सरकार खूब ध्यान दे रही है। और हम लोगों ने ITI के क्षेत्र में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 ITI को अपग्रेड करने का यहाँ निर्णय लिया PM सेतु के माध्यम से, जिसमें 5-5 का एक गुच्छ बनाकर और उसके लिए हम लोग काम शुरू किए हैं। उसमें भी हमने उद्योग को आमंत्रित किया जी सर, और उनसे परामर्श लिया था जी सर कि आपको किस प्रकार का स्किल्ड चाहिए। उसमें 17% भागीदारी उद्योगपतियों की भी है जी सर। वो उसमें 17% की राशि अपना लगाएंगे जी सर, और शेष राशि राज्य सरकार और केंद्र सरकार वहन करेगी। तो उनको 241 करोड़ का लगभग 241 करोड़ का मिल जाएगा प्रोजेक्ट, और वो उसमें उनका लगेगा लगभग 40 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से एक नीति बनी है और उसके लिए हमने बुलाया भी था, उनके सुझाव भी आए हैं
और उसमें देखना है कि कितने उद्योगपति उसके लिए आते हैं। अगर उद्योगपति नहीं आएंगे तो फिर सरकार अपनी व्यवस्था से उसको आगे बढ़ाएगी। सर आपने केआईपी की चर्चा की है ना, मैं भी थोड़ा आने से पहले रिसर्च कर रहा था आपके विभाग को लेकर, तो केआईपी को लेकर पिछले कुछ दिनों में विवाद हुआ क्या, जैसे कि बहुत ऐसे सेंटर की शिकायतें मिली, जैसे कि आपका एमकेसीएल की ही रिपोर्ट कहता है कि 1 सेकेंड के मतलब सभी 1 सेकेंड के एक भाग में एक साथ 25 से 30 बायोमेट्रिक से हाजिरी लग रहा था, जो कि संभव नहीं है। मतलब फर्जी उपस्थिति की बात सामने आई। उसके बाद 6 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड भी किया गया था, है ना, इससे पहले, और उस 6 में से 4 को फिर ब्लैक लिस्टेड से हटा भी दिया गया था। तो ये यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है कि उसको आप लोग कैसे ठीक कीजिएगा, जो मतलब अटेंडेंस में फर्जीवाड़ा हो रहा था उसको ठीक कैसे किया जाएगा? उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आधार से फिर लिंक करें और नई टेक्नोलॉजी लाकर एआई पद्धति से या जैसे भी हो, उसी के लिए अभी कुछ दिन के लिए रुका हुआ भी है कि इस पर पूरी समीक्षा के साथ, पूरी तैयारी के साथ हम फिर से शुरू करें, ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ियां हो रही थी, मैं तो उस समय नहीं था, मैं इधर आया, मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है, उसकी जानकारी भी हम लोग ले रहे हैं कि कैसे गड़बड़ी होती थी, अगर गड़बड़ी होती थी तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं, और इसलिए अभी थोड़े दिन के लिए उस पर ब्रेक लगाया गया है कि हम इसको पूरी एक स्पष्ट नीति के साथ लाएं, ताकि युवाओं को रोजगार से भी जोड़ सकें और केवाईपी से स्किल्ड युवा को सही से रोजगार मिले। ये कैसे संभव होगा? सिर्फ पेपर में काम ना हो, ग्राउंड पे भी सिर्फ पेपर में काम ना हो, उसका फलाफल निकले और युवाओं को उसका लाभ मिले। क्योंकि सर मैंने देखा कि जैसे इसमें मैं भी सुझाव दूंगा, जैसे आप कह रहे हैं कि जांच कराएंगे, मतलब देखेंगे कि पीछे क्या हुआ, तो ये जो 6 कंपनियां थी फिर उनको बाद में ब्लैकलिस्ट से क्यों हटाया गया, और इसमें इस मामले पर कार्रवाई किसके ऊपर हुई? क्या इसका कोई मतलब जिम्मेदार कोई अधिकारी है क्या? अगर जो मॉनिटर कर रहा था क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? ये भी तो देखिएगा सर ना, थोड़ा सा इसको भी देखिए। अभी मुझे ये पता नहीं है कि किस कंपनी को काम मिला था, वो ऑन रिकॉर्ड होगा जी सर, हम उसको जरूर दिखवाएंगे कि किस किस कंपनियों को काम मिला, कौन ब्लैक लिस्टेड था, कैसे उसको फिर से रखा गया। अगर ऐसा किया होगा तो जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है इस सरकार के अंदर कि जो गलत लोग हैं, गलत करने वाले लोग हैं, उस पर लगातार सरकार शिकंजा कस रही है और ये जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। इसलिए इसमें किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश अगर कहीं है तो वो दोषी माने जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की का हुआ होगा। लेकिन अगर आपने कहा है तो मैं जरूर इसकी जांच कराऊंगा, इसके बारे में जानकारी हासिल। मेरा क्या है, मैं रिसर्च करता हूं तो मुझे एक और चीज जो लगी कि PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ये बहुत महत्वपूर्ण एक अंग होता है किसी भी मतलब नीति को लागू करने के लिए। मान लीजिए कोई भी योजना अगर आप चला रहे हैं तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, स्वाभाविक है ना सर। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की जो कंपनी है पिछले 10 वर्षों से एक ही कंपनी इस आपके लिए, इस विभाग के लिए काम कर रही है। गड़बड़ी आ रही है और देखिए हम 1-2 जगह चर्चा हो रही थी, लोगों ने बताया कि पिछले जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने इस कंपनी को 6 महीने का वेतन भी रोका था। कारण बताया गया कि इनके जो एम्प्लॉय हैं उनकी योग्यता पर सवाल मतलब उठ रहा था। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है उसमें भी गड़बड़ी की बात आई थी। और इसके अलावा ये जो एक्सपेंस के नाम पे पैसे आते हैं, है ना, जैसे अलग अलग जिलों का दौरा करने के लिए, तो वो एक्सपेंस का जो पैसा है वो उनके मैन पावर के पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ये भी सर सवाल उठा था। नहीं, आपने जितनी बातें बताई है जी सर, मैं सबका अलग अलग समीक्षा कर रहा हूँ। आज भी हम एक विषय की समीक्षा करने वाले हैं और फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है विषय, वैसे वैसे समीक्षा से ही ये पता चल पाएगा सही कि आपने जो बातें कही है वो सत्य है, और अगर उसमें सत्यता है तो उस पर जरूर हम जांच कराएंगे
और उस पर कार्रवाई सर करें। क्योंकि देखिए हम लोग पत्रकार हैं, है ना सर, और बिहार में अब बिजली आ गई है, बिहार की जो सड़क है वो बेहतर हो चुके हैं, है ना सर, सब कुछ तैयार है। अब यहाँ पे ज़रूरत है रोजगार का, उद्योग का और स्किल का। सर ये आप भी मानते हैं? नहीं, स्वाभाविक है ना? कि इस बिहार के अंदर आधारभूत संरचनाओं का घोर अभाव रहा है पिछले दिनों, लेकिन आज से नीतीश 20 जी ने साल ये पहले। सब कुछ कर दिया है। लेकिन हम 20 वर्षों के एनडीए के शासनकाल में हमने सब प्रकार के आधारभूत संरचनाओं पर काम हुआ है, काम पूरा भी हुआ है, अब वो पूर्णता की ओर है। ऐसे में स्वाभाविक है कि हमारा कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा, कैसे युवा स्किल्ड होंगे और कैसे उनके लिए हम बेहतर कर सकेंगे, इस पर हम लोग पूरी तरह से मुस्तैदी से काम करेंगे। और उस पर मुझ पर अगर भरोसा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जरूर हम चाहेंगे कि उस भरोसे पर खरा उतरे और जो भी त्रुटियां होगी उन त्रुटियों को दूर करके एक बेहतर सुविधा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का आपका बजट है विभाग का। सरकार, मुख्यमंत्री जी भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर जो थे उनको अभी होल्ड किया गया इसी गड़बड़ी के कारण कि अभी आप रुकिए। भले वो लोग कह रहे हैं कि मेरा किराया लग रहा है, जैसे जहाँ पे सेंटर खुला हुआ है 3 महीना से, वो कहाँ से देंगे, ताला लगा हुआ है, ये भी मतलब उनका भी एक अपनी अपनी समस्या है। तो इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए क्या सर? बिल्कुल, हमने पहले भी इस विभाग का एक विशेष समिति बनी थी MKCL कंपनी के विरुद्ध, उसमें भी मैं जांच कर रहा था। जी सर। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत इस विभाग के बारे में पहले से अनुभव है। जी सर। और जहां भी गड़बड़ियां हैं उनको हम ठीक करेंगे, और अगर गड़बड़ी करने वाले पकड़े जाएंगे तो वो बक्से भी नहीं जाएंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि सर ये ऐसा विभाग है, अगर इस पे बेहतर तरीके से काम हो गया सर, तो समझिए कि बिहार का जो मुख्य समस्या है पलायन और उद्योग, मतलब देखिए दोनों सिमिलर हैं। जैसे स्किल डेवलप होगा, बिहार में नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ रहे हैं, तो फिर उस प्लांट में बिहार के लोग ही काम करेंगे। नहीं तो फैक्ट्री तो लग जाएगी, लेकिन पता चलेगा कि स्किल जो लेबर है, स्किल लेबर वो किसी और राज्य से आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो फैक्ट्री लगाने वाले लोग हैं उनके अनुसार हम स्किल डेवलप करें, ताकि हमारे युवा उसमें अधिकतर जाएं। सर एक संदेश बिहार के युवाओं को दीजिए कि वो आपके विभाग के माध्यम से वो अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं सर? देखिए, ये जो युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग है, ये युवाओं के बेहतरी के लिए है। और आपको मालूम ही है कि अभी हम ITI को भी अपग्रेड कर रहे हैं, इसीलिए कि हमारे युवा को केवल स्किल्ड हम नहीं करें, बल्कि उस स्किल्ड के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम नौकरी दे सकें। उद्योग विभाग और युवा रोजगार विभाग इसमें ज़्यादा काम कर सकता है, और दोनों के समन्वय की भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी उस समन्वय को स्थापित करके और हम उस पर बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। बिहार के युवा को मैं आश्वस्त करता हूँ कि ये विभाग आपको कभी निराश नहीं करेगा। तो हमारे साथ थे अरुण शंकर जी। तो आपने सुना कि अब इस विभाग में अगर कोई भी गड़बड़ करेगा वो बचने वाला नहीं है। युवाओं को स्किल किया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको बेहतर बनाया जाएगा, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, बेहतर रोजगार मिल सके। तो अगर कोई गड़बड़ी करना चाह रहा है तो बच के रहिए। अगर कोई भी शिकायत है तो आप सीधे मंत्री जी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, अपनी शिकायत भी इनके तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।